नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेकी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं कुछ जरूरी खबरों के साथ। खराब मौसम ने 3 दिन पहले अमेरिका को अंतरिक्ष जगत में इतिहास लिखने से रोक दिया था, लेकिन आज यानी कि 31 मई को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा निजी कंपनी स्पेस एक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ने 2 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए सफलतापूर्वक उड़ान भरी है। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के जरिए 2 अंतरिक्ष यात्री रॉबर्ट बेहनकेन और डगलस हर्ले अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने सफल लॉन्चिंग के बाद कहा कि मैं ये घोषणा करते हुए रोमांचित हूं कि स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में पहुंच गया है और हमारे अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित और स्वस्थ है। इस लॉन्च के 7 वर्षों से खोए और कम कार्रवाई के दौर आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया है। यह अमेरिकी महत्वाकांक्षा के एक नए युग की शुरुआत है। पूरे 9 साल बाद अमेरिका इतिहास रचने की कगार पर था, लेकिन खराब मौसम की वजह से 27 मई को ह्यूमन स्पेस मिशन को रोकना पड़ा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा निजी कंपनी स्पेस एक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के जरिए अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन भेजने की तैयारी में था। 27 मई 2020 की देर रात 2:03 पर नासा को फॉल्कन रॉकेट से 2 अमेरिकी एस्ट्रोनॉट्स को आईएसएस के लिए रवाना करना था, लेकिन इस मिशन को खराब मौसम की वजह से रोक दिया गया। तब नासा ने कहा था कि खराब मौसम के कारण लॉन्च नहीं हो पाया, जिसके बाद अब इसने सफलतापूर्वक उड़ान भरी है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में पुलिस हिरासत में एक अश्वेत व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड की मौत पर शुरू हुई हिंसा का दायरा और व्यापक होकर अमेरिका के कई बड़े शहरों तक फैल गया है। लगातार चौथे दिन कई शहरों में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई। प्रदर्शनकारियों ने कई जगह आगजनी भी की। वाहनों में तोड़फोड़, आगजनी के साथ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का सिलसिला लगातार चलता रहा। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों के तेवर देखकर लग रहा है कि हाल फिलहाल हिंसा थमने के आसार नहीं है। हिंसा को काबू करने के लिए कई जगह नेशनल गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। इसी के साथ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सेना को भी तैयार रहने को कहा है। जरूरत पड़ने पर सेना 4 घंटे के नोटिस पर मोर्चा संभाल लेगी। देश की राजधानी वॉशिंगटन डीसी तक इस मामले की तपिश महसूस की गई है। लफायत चौक पार्क पर प्रदर्शनकारियों के जमा होने पर कुछ देर के लिए व्हाइट हाउस को बंद करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों के हटने के बाद व्हाइट हाउस में आवाजाही शुरू हुई। हालांकि थोड़ी देर बाद प्रदर्शनकारी फिर वहां जमा हुए। डेट्रॉयट में तो प्रदर्शन कर रहे लोगों पर एसयूवी में बैठे किसी शख्स ने गोलियां भी चलाई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। ऑकलैंड और कैलिफोर्निया में प्रदर्शन के दौरान गोली चलने से 2 पुलिस कर्मियों के घायल होने की सूचना है। तो वहीं दूसरी तरफ पेंटागन ने शुक्रवार को कदम उठाते हुए सेना को मिनीपोलिस में तैनाती के लिए तैयार करने के आदेश दिए हैं। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात रेडियो के कार्यक्रम के अनुसार 65वें भाग में एक बार फिर से देशवासियों को संबोधित किया। उन्होंने संबोधन की शुरुआत करते हुए कहा कि मैं पिछली बार जब मैंने आपसे मन की बात की थी तब यात्री ट्रेनें बंद थी, बसें बंद थी, हवाई सेवा भी बंद थी। इस बार बहुत कुछ खुल चुका है। श्रमिक स्पेशल ट्रेन चल रही है, अन्य स्पेशल ट्रेनें भी शुरू हो गई है और तमाम सावधानियों के साथ ही हवाई जहाज भी उड़ने लगे हैं और धीरे धीरे उद्योग भी चलना शुरू हुआ है। यानी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा अब चल पड़ा है, खुल गया है। ऐसे में हमें और ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि देश में सबके सामूहिक प्रयासों से कोरोना के खिलाफ लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ी जा रही है। हमारी जनसंख्या ज्यादातर देशों से कई गुना ज्यादा है, फिर भी हमारे देश में
कोरोना उतनी तेजी से नहीं फैल पाया जितना दुनिया के अन्य देशों में फैला। तो वहीं देश में सबके सामूहिक प्रयासों से कोरोना के खिलाफ लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ी जा रही है। हमारी जनसंख्या कई देशों से ज्यादा है, फिर भी हमारे देश में कोरोना उतनी तेजी से नहीं फैल पाया जितना दुनिया के कई अन्य देशों में है। पीएम ने कहा कि हमारे डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, सफाई कर्मी, पुलिस कर्मी, मीडिया कर्मी, ये सब जो सेवा कर रहे हैं उसकी चर्चा मैंने कई बार की है। सेवा में अपना सब कुछ समर्पित कर देने वाले लोगों की संख्या देश में अनगिनत है। तो वहीं इस खबर पर जरा बातचीत के लिए उत्तर प्रदेश स्टेट हेड डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा फोन लाइन पे जुड़े हैं। डॉक्टर चंद्रसेन, जिस तरीके से आज 65वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात की है और आज का पूरा मन की बात का कार्यक्रम कहीं ना कहीं कोरोना पर समर्पित था, जिस तरीके से यहाँ पर कोरोना को लेकर बातचीत की गई, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर तमाम बातों का जिक्र किया है कि बहुत सारी रियायतें सरकार की तरफ से दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं अब जनता का ये फर्ज बनता है कि उन्हें सावधानी का ध्यान रखना चाहिए और इस दौर में लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बख्शी जाएगी। बिल्कुल आयुषी, आज जो प्रधानमंत्री मन की बात कर रहे थे, ये 65वां भाग था। इससे पहले वो 64 बार लगभग बात कर चुके थे जनता से सीधे रेडियो के द्वारा। आज उन्होंने शुरुआत की अपने कोरोना से करी, क्योंकि कोरोना पूरे देश की समस्या है, पूरे विश्व की समस्या है। पीएम ने कहा कि देश के सबसे सामूहिक प्रयासों के द्वारा ही कोरोना के खिलाफ हम लोग मजबूती से लड़ पाए हैं, क्योंकि हमने सामूहिक प्रयास किया। इसमें जनता भी साथ रही और गवर्नमेंट ने भी साथ दिया। हालांकि जनसंख्या के मामलों में कई देशों से ज्यादा है, फिर भी हमारे देश में कोरोना उतनी तेजी से नहीं फैल पाया जितनी दुनिया की अन्य देशों में फैला है। और उन्होंने प्रवासी मजदूरों पर भी ये बात कही कि गांव और कस्बे अगर आत्मनिर्भर होते तो आज हमारी हालत ये ना होती। हालांकि कोरोना के खिलाफ लड़ाई बहुत लंबी है, लेकिन उसको इसी संयम से लड़ना पड़ेगा, इसी अनुशासन से लड़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जो पहले जब मैंने मन की बात करी थी, जब ट्रेन बंद थी, बसें बंद थी, हवाई अड्डे सब कुछ बंद थे, लेकिन अब सब खुल चुका है। सब कुछ खुलने का मतलब है कि सामुदायिक रूप से संक्रमण बढ़ने की बात है तो अधिक सतर्क रहने की बात है। उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयासों से कोरोना के खिलाफ लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ी है और आगे भी लड़ेंगे। और हमारे देश से ज्यादा कई गुना लोगों की जनसंख्या के मामले में हम ज्यादा है, फिर भी हम लोगों ने बहुत अपने हिसाब से कंट्रोल किया। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो मृत्यु दर है वो काफी कम है। जो नुकसान हुआ उसका दुख सबको है, लेकिन कुछ भी हम बचा पाए। निश्चित तौर पे ये सामूहिक संकल्प शक्ति का ही परिणाम है आयुषी। कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने पहले चरण और दूसरे चरण में देखा था, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से दूसरे देशों की अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से वहां पर लगातार केसेस बढ़ते जा रहे थे, तो भारत ने एक बड़ी सफलता उस वक्त हासिल की थी जिस तरीके से क्योंकि रोक लगाने में काफी कामयाब यहाँ पर भारत हुआ था। तो सरकार की भी कहीं ना कहीं इसमें काफी भागीदारी रही है। जी बिल्कुल, सरकार ने देखिए ये 5वां लॉकडाउन है और लगातार पहले लॉकडाउन के बाद लगातार कुछ ढील को छूट देते रहे। उसके बावजूद भी उन्होंने देखा कि लोग सड़कों पे निकल रहे हैं, लोग अपने घरों में नहीं बैठे हैं, 2 गज दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं। तब वो चीजें कई जगह थी जो ऐसे जोन थे, रेड जोन थे, उन पर बिल्कुल बहुत तेजी से सख्ती की गई। ऑरेंज जोन में कुछ हल्की सी छूट दी गई और यही एक कारण रहा कि बहुत बड़ी जो नुकसान होना था भारत का इश्यू वो नहीं हो पाया। और भारत अब जो है इसने जो पिछले 2 महीनों में जो ट्रेनिंग पाई है घर में रहने की, वो काफी काम आएगी। और जो लोग हैं वो आत्मनिर्भर हो गए हैं, अपने खुद के उन्होंने चीजें शुरू करी। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने इनोवेशन पे बहुत ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि मानव हजारों साल की मानव जाति लगातार इनोवेशन पे इतने आधुनिक दौर में पहुंच गई है कि उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, कई तरह के एग्जाम्पल दिए। एक एग्जाम्पल ये भी दिया कि जैसे परचून की दुकानें होती हैं, उन्होंने मोटे पाइप लगाए हैं, एक ओर से वो सामान डालते हैं और दूसरी ओर से उसको कस्टमर्स को मिलता है। यानी जो डिस्टेंस की बात करी गई, सोशल डिस्टेंस की बात करी गई, वो उन लोगों ने ऐसे स्वदेशी तरीके अपनाए हैं जिनका जिक्र आज प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में किया। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर चंद्रसेन तमाम बातचीत के लिए। तो फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। तो
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते आगे, कोरोना संकट के बीच ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। 3 दलों के गठबंधन से बनी उद्धव सरकार में भी मानो मनमुटाव का कोई वायरस घर बना रहा है। यही वजह है कि पिछले एक सप्ताह के भीतर राज्य के मुखिया उद्धव ठाकरे और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की दूसरी मुलाकात हुई है। राजनीतिकारों का मानना है कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच किसी मुद्दे पर सहमति नहीं बन पा रही है। दोनों नेताओं की एक और बैठक हुई है, जहां राज्य के दोनों वरिष्ठ नेताओं की ये बैठक मुख्यमंत्री के आधिकारिक निवास वर्षा में हुई है। आपको बता दें कि पिछली बार जब इन दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी, राज्य में मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने उद्धव सरकार पर संकट की बात कही थी, लेकिन एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा था कि हम सभी दल उद्धव सरकार के साथ हैं, उद्धव सरकार के ऊपर कोई संकट नहीं है। कोरोना वायरस के संबंध में अपर मुख्य सचिव गृह और सूचना एवं प्रमुख सचिव स्वास्थ्य की प्रेस वार्ता हुई, जहां पर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक कर निर्णय लिया है कि आगामी 1 जून से लॉकडाउन 5 को लेकर उत्तर प्रदेश में कुछ रियायतें दी जाए। हालांकि यूपी सरकार और केंद्र सरकार कोरोना से अपने देश की जनता को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि राज्य में 30 जून तक लॉकडाउन 5 लागू किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अनलॉक 1 के तहत 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट्स और शॉपिंग मॉल खोल दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के प्रधान स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि राज्य में पिछले 24 घंटों के अंदर कोरोना संक्रमण के 262 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 2901 है। 4709 लोगों को अब तक ठीक किया जा चुका है। राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 213 हो गई है। तो वही इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता मनीष कुमार मिश्रा फोन लाइन पे जुड़े हैं। मनीष जी, जिस तरीके से प्रेस वार्ता यहाँ पर अपर मुख्य सचिव के द्वारा की गई और कहीं ना कहीं अनलॉक को लेकर, कोरोना के अनलॉक को लेकर यहाँ पर उन्होंने बातचीत की गई है, क्या कुछ फिलहाल संकेत यहाँ पर दिए गए हैं, क्या कुछ नई गाइडलाइन में यहाँ पर जारी किया गया है, किन किन चीजों को रियायत मिलेगी और किन पर फिलहाल पाबंदी जारी रहेगी? देखिए, जिस तरह से केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है, हूबहू उसी को अपनाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने भी गाइडलाइन को जारी किया है। और इसमें आपको मुख्य रूप से चीजें बता दूं कि यूपी में 8 जून से खुलेंगे होटल, रेस्टोरेंट, 30 जून तक रहेगा लॉकडाउन। एनसीआर में कहा गया है कि जो दिल्ली से लगा हुआ, हरियाणा से लगा हुआ क्षेत्र है, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा जी, वहां के डीएम और कमिश्नर तय करेंगे। 3 चरणों में मिलेगा आपका 3 फीस में खोलना है। से जो दुकानें खुलेंगी, जो क्षेत्र बनेंगे, उसके अलावा कंटेनमेंट जोन को छोड़ के सभी जगहों पे धार्मिक स्थल खोले जाएंगे। बाजार का जो खुलने का समय होगा 9 बजे से 9 बजे रात तक होगा। सुपरमार्केट के भी खुलने का आदेश है। बारात घर भी खोलने की इजाजत दी गई है। 30 लोग ही शामिल हो पाएंगे जी। कोई हवाई फायरिंग नहीं। सैलून खुलेंगे लेकिन कर्मचारी फेस मास्क जरूर लगाएंगे। 1 तौलिया का दोबारा, ये इस सब चीजें हैं। टैक्सी, कैब और ई रिक्शा को भी अनुमति मिली। फल मंडी सुबह 8 से 8 बजे तक। तो मोटा मोटी जो बसों में भी सैनिटाइजेशन किया जाएगा। इंटर स्टेट बसें भी उत्तर प्रदेश सरकार बस चलेंगी। तो कुल मिला के जिस तरह से केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया था, उसी तर्ज पे उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी जारी हुआ है। और लगभग वही चीजें हैं जो केंद्र जो गाइडलाइन जारी हुई थी, जो चीजें कही गई थी, निर्देश हुआ था या उस गाइडलाइन में बताया गया था कि ये चीजें ऐसे ऐसे खुलेंगी। जी, अगर कुल मिलाकर देखा जाए इस पूरी नई गाइडलाइन को, तो कहीं ना कहीं सब चीजों में यहाँ पर छूट दे दी गई है, रियायत दे दी गई है और कुछ जो निम्न चीजें बची हैं उनमें फिलहाल पाबंदी रहेगी। तो पाबंदी फिलहाल किन किन चीजों में रहेगी, इसके बारे में जानकारी? अब जैसे जिम बंद रहेंगे, पार्कों को भी खोला गया है, 2-2 घंटे के लिए खोला गया है। स्कूल्स, कॉलेज सभी बंद रहेंगे। ये है पाबंदी की चीजें हैं। ट्रैफिक को भी खोला गया है लेकिन पाबंदी के साथ है। और जो कंटेनमेंट जोन जो बनाए गए हैं, वहां पे किसी तरह की कोई छूट नहीं रहेगी। जी, कहीं ना कहीं अंतर्राज्यीय बसों को लेकर जो पाबंदी यहाँ पर जारी थी, इसे लेकर क्या कुछ सरकार की तरफ से निर्देश आए हैं? क्या जो अंतर्राज्यीय बसें हैं उन्हें चलाने पर किसी प्रकार से सहमति बन पाई है?
नहीं, अभी उस पर कोई आदेश नहीं हुआ है। अंतर्राज्यीय बसों को चलाने पे कोई सहमति नहीं, कोई आदेश नहीं। ये है कि जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे विदेश, खास करके नेपाल, वहां तक बसों को चलने के लिए कहा गया है, निर्देश हुआ है कि वो बसें उत्तर प्रदेश सरकार परिवहन की बसें जाएंगी। केवल इंटर डिस्ट्रिक्ट यानी एक जिले से दूसरे जिले में परिवहन बस को ही अनुमति दी गई है। जी, अंतर्राज्यीय एक राज्य से दूसरे राज्यों के लिए अभी नहीं खोला गया है। जी, क्या कुछ यहाँ पर फिलहाल सरकार की तरफ से लगाया गया है, क्योंकि जिले के अंदर एक जिले से दूसरे जिला अगर बस जाएगी तो किस प्रकार की सावधानी यहाँ पर लोगों को रखनी पड़ेगी और किस प्रकार की सावधानी बस में यहाँ पर जो यात्री होंगे उनके लिए रखी जाएगी? अब कल से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने कहा भी है कि वो कल से सभी यात्रियों के सेवा में हाजिर रहेगा। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम शुरुआत करेगा सभी यात्रियों को। उसमें क्या है कि स्टेशन पहुंचने पे सबको सैनिटाइज करना, मास्क लगा के पहुंचना अनिवार्य है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। अब ये सारी गाइडलाइन जो आई है उसमें उत्तर प्रदेश सड़क राज्य परिवहन निगम को तो बता दिया गया है कि किस तरह से आपको यात्रियों का चलाना है, करना है। साथ ही जो है ये भी कहा गया है कि जो भी पैसेंजर यात्री आएंगे जी, वो कि मास्क पहन, साथ के जो लगेजेस होंगे वो भी सैनिटाइज होंगे और थर्मल स्क्रीनिंग होगी, मशीनें लगाएंगी। कोई दिक्कत, जो यात्री दूसरे जिले से आएंगे उनके साथ भी वैसे ही करना होगा, मास्क पहनना होगा। वहां से जब वो चलेंगे वहां जो बस डिपो होगी वहां उनकी जांच होगी, उनके टेस्ट होंगे और सैनिटाइज करके किया जाएगा। हालांकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कोरोना नियंत्रित है, कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति जो थोड़ा नियंत्रित है, क्योंकि प्रवासी मजदूरों का आगमन बड़ी संख्या में, लगभग 28 लाख के करीब प्रवासी श्रमिक आए हैं और ऐसे में थोड़ी सी दिक्कत या बड़ी चुनौती है जो इंटर डिस्ट्रिक्ट अंतर जनपदीय जो एक जिले से दूसरे जिले में जो परिवहन की बसें जब चलेंगी तो ये देखना होगा कि इसका रिजल्ट क्या आता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि संक्रमण बढ़ने की स्थिति हो जाए, इसलिए कि अभी ट्रेनों का संचालन भी कल से शुरू होगा। आपको याद है कल से 200 ट्रेनें पूरे देश में चलेंगी। इसके अलावा बसों को भी चलाने की बात हुई है, टैक्सी कैब को भी छूट दी गई है। तो ऐसे में अब देखना है कि क्या पूरी तरह से कोरोना नियंत्रित हो गया, इस तरह की अनुमति दे दी गई, किस आधार पे दे दी गई है और कैसे नियंत्रण किया जाएगा। 2 व्हीलर्स पे अभी तक तो कानून बना था एक व्यक्ति को चलने के लिए, अब कहा गया है कि दोनों लोग मास्क लगाए चलेंगे। हालांकि आम लोग मास्क लगा के सोशल डिस्टेंसिंग जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद मनीष जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते आगे, कोरोना वायरस महामारी के कारण महाराष्ट्र विश्वविद्यालय ने फाइनल परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। ऐसे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शनिवार को विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बात की और कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि परीक्षाएं आयोजित की जानी चाहिए, इससे कोरोना वायरस का प्रसार नहीं होगा। एक आधिकारिक बयान में मुख्यमंत्री के हवाले से कहा गया है कि यह स्पष्ट हो रहा है कि जुलाई में परीक्षाएं नहीं हो सकती, लेकिन इस संबंध में अनिश्चितता समाप्त होनी चाहिए और सभी विकल्पों का पता लगाया जाना चाहिए। ठाकरे ने कहा कि विश्वविद्यालय परीक्षाओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एक भी छात्र कोरोना वायरस से संक्रमित ना हो। परीक्षा की सटीक पद्धति का निर्धारण करके छात्रों और अभिभावकों की चिंताओं को समाप्त किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले को देखते हुए सरकारी विश्वविद्यालयों में फाइनल परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थी। फिर बताया जा रहा था कि परीक्षाओं का आयोजन जुलाई में किया जा सकता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सीएम ने कहा कि वायरस के फैलने के बाद परीक्षाएं स्थगित होने पर छात्र चिंतित है। विश्वविद्यालयों को यह पता लगाना चाहिए कि विदेशों में इस दौरान किस प्रकार से पढ़ाई करवाई जा रही है। कोरोना संकट की वजह से जारी लॉकडाउन अपने 5वें चरण में प्रवेश कर गया है। इस लॉकडाउन में केंद्र ने अनलॉक 1 की भी गाइडलाइन जारी की है, तो कई राज्यों ने अपने अपने सूबे के नियम भी बताए हैं कि वो अनलॉक 1 को किस तरह से लागू करेंगे। लॉकडाउन 4.0 के बाद अब लॉकडाउन 5.0 में अनलॉक 1 की रियायत भी शुरू हो गई है।
3 चरणों में शुरू होने वाली इन रियायतों को लेकर केंद्र सरकार ने तो गाइडलाइंस जारी कर दी है, मगर उसने राज्यों को फैसला करने का अधिकार भी दिया है ताकि वो तय करे कि उनके सूबे में कोरोना संक्रमण की स्थिति क्या है और वो ऐसे संकट काल में क्या फैसले ले। राज्य में अनलॉक का मतलब क्या है, कहां क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा। जहां गुजरात सरकार ने अपने यहां नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके मुताबिक गुजरात में सभी दुकानें शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। इसके अलावा गुजरात स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसें सभी जिलों में चलेगी। सभी सरकारी ऑफिस सोमवार से खुल जाएंगे। हालांकि नई गाइडलाइंस के मुताबिक होटल, रेस्टोरेंट्स, धार्मिक स्थल केंद्र के नियमों के आधार पर खुलेंगे। अगर राजस्थान की बात करें तो राज्य सरकार ने भी अपनी गाइडलाइंस जारी कर दी है। राज्य में 1 जून से सभी पर्यटन स्थल खोल दिए जाएंगे। पहले सप्ताह तक टूरिस्ट मुफ्त में पर्यटन स्थल जा सकेंगे। तीसरे सप्ताह में आधा पैसा देकर पर्यटक पर्यटन स्थल पर जा सकेंगे। तो वहीं केंद्र सरकार ने शनिवार को लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। हालांकि सरकार इसे अनलॉक 1 कह रही है। 1 जून से 30 जून तक रहने वाले लॉकडाउन 5.0 में सरकार की ओर से लोगों को कई तरह की राहत भी दी गई है। इसमें से एक है एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना। गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक अब लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए भी किसी प्रकार की अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। हालांकि सरकार के निर्देश के बाद भी इस पर अभी तक सस्पेंस बरकरार है कि क्या नोएडा या गुरुग्राम में रहने वाले लोग आसानी से दिल्ली जा सकेंगे। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइंस तो जारी है, लेकिन अब फैसला राज्यों को लेना है, क्योंकि हरियाणा सरकार पहले ही दिन दिल्ली के साथ अपना बॉर्डर सील कर चुकी है। हरियाणा सरकार का कहना है कि दिल्ली के कारण उसके यहाँ कोरोना के केस बढ़े हैं। दूसरी तरफ गाजियाबाद ने भी ऐसी पाबंदियां लगाई है। केंद्र सरकार ने राज्यों को इतनी छूट दे दी है कि वो अपने हिसाब से गाइडलाइंस ला सके। हालांकि केंद्र की ओर से यह जरूर बोला गया है कि एक राज्य से दूसरे राज्य जाने की खुली छूट है, लेकिन जानकारी के मुताबिक काफी हद तक राज्य इसे मॉनिटर कर सकते हैं। ऐसे में हमें अब राज्यों के फैसले का इंतजार करना होगा। वहीं बढ़ती गर्मी के बीच दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बारिश होने से भीषण गर्मी से राहत मिली है। तापमान में गिरावट दर्ज होने के साथ ही मौसम सुहावना हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई इलाकों में आंधी तूफान के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में बारिश के आसार है, जबकि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर, हाथरस, पलवल, चंदौसी, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, शामली और हापुड़ के आसपास के इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश का अनुमान है। इस दौरान हवा की रफ्तार 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी आसमान में बादल छाए रहने और कुछ जगहों पर आंधी के साथ बारिश के आसार है, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट रहेगी। सफदरजंग वेधशाला ने शनिवार को अधिकतम तापमान सामान्य 6 डिग्री से कम 34.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया है, जबकि शुक्रवार को ये 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।